तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अगर तुमने इसे गलत बोल दिया ना भाई साहब, 2 लाख मार के निकल लेगी, कभी वापस नहीं आएगी। समझ में आई बात? तो फ्रेंड वाला प्यार प्यार होता है, ये वाला प्यार प्यार नहीं होता है, विश्वासघात होता है, इससे बच के रहिए। चलिए, पढ़ाई के बीच का वो स्मॉल है। ऐसे थी, जब ऐसे होंगी तो इनमें एक टेंशन भी होगा के बीच में। इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ कूलम, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ कूलम, और इधर की तरफ लगने वाला क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति पेज पे। आज का ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले का जो मेरा लेक्चर आया हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को लेकर, उसका मैं वन शॉट बना चुका हूँ। जितने भी डिटेल कंसेप्ट थे, कुछ न्यूमेरिकल थे, सारे उसमें मैंने करा दिए जोरदार तरीके से। फील आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगातार कमेंट आ रहे थे न्यूमेरिकल करा दीजिए। ठीक है, तो ये वाले जो टॉपिक्स आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, जिसमें हम हर टॉपिक्स का न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो जो फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कूलाम लॉ, उसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025-26। वीडियो स्किप मत करना, एक एक चीज़ समझना, तभी आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, वीडियो में भी पढ़ाया गया था। दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कूलम फोर्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। इसकी पूरे की वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये आपको रट्टा मान लेनी है। कैसे आई, क्या है, वो सब वीडियो में सिखाया गया है। ओके जी, दो चार्जेस के बीच में एयर है, वैक्यूम है, क्या है। अगर इन दोनों चार्जेस को उठाकर हम मीडियम में डाल देंगे तो मीडियम में नया फोर्स क्या होगा, तो मीडियम में जो नया फोर्स होता है वो ओल्ड फोर्स का 1/k टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ये 1/k क्या है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, कि इतने टाइम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है उस मीडियम में कम हो जाती है। जैसे दो चार्ज को आपने एयर में रखा है, अभी कुछ फोर्स लग रहा है, ये फॉर्मूला। अब दोनों चार्ज को उठाकर आपने किस में रख दिया, मीडियम में रख दिया, तो मीडियम की वजह से उसके फोर्स की वैल्यू में चेंज आ जाता है। तो कितना चेंज आया, उसका कांस्टेंट को के बोला जाता है। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, वहां पे आप देखिएगा, जहां पे आपको केवल फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया चीज बताता हूँ, चुटकियों में सवाल होंगे, देख जरा जोरदार तरीके से। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देन इज थीटा। दो वेक्टर है, मान लो तेरे पास, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों के बेटा मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ये है, ये भी तेरा ए वेक्टर है, ये भी तेरा ए वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का सम रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, सवाल चुटकियों में हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए आ जाएगा cos θ/2, थीटा का /2। अब कुछ ट्रिक्स है, जरा ध्यान सुन लो। अगर ये फॉर्मूला अपन को याद है, ये सिचुएशन सवाल में गिवन है या हमको दिख रही है, तो ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो 2a आंसर होगा, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो √3a आंसर होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो √2a होगा, और थीटा की वैल्यू 120 है तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको आप रट्टा मान लेना, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। एक सवाल, मैं एक बेसिक सा सवाल लेता हूँ पहले। जैसे मान लो ये दो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर यहाँ पर चार्ज रखा है, यहाँ पर चार्ज रखा है और यहाँ पर चार्ज रखा है। चलो मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ध्यान समझो। एक बेसिक सा सवाल लिया है पहले, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। Q1 Q2, अच्छा चलो चार्जेस की वैल्यू भी हम सेम ले लेते हैं फिलहाल, Q और Q। लेंथ हमने L मान ली, ठीक है, क्या मान ली, L मान ली। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, किसी भी एक चार्ज पर हमको नेट फोर्स निकालना है। तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो C पॉइंट पर हमको नेट फोर्स निकालना है। तीनों चार्जेस के कारण, दोनों चार्जेस के कारण इस पर हमको नेट फोर्स निकालना है। तो तरीका क्या है बेटा, जरा ध्यान सुन। दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम फोर्स लगता है, और वो लाइन पर ही लगता है। किस पर लगता है, लाइन पर ही लगता है। तो ये वाला चार्ज दोनों का सेम नेचर है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इस डायरेक्शन में। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, मतलब C पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, A लगा रहा है ना, A पर रखा हुआ चार्ज लगा रहा है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ओके जी। इसका फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ तो मैग्नीट्यूड हमको पता है 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q,
Q2 की जगह भी Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस कितना L, तो L स्क्वायर हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से इसी चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा तो लाइन पर ही लगेगा, तो ऊपर नीचे तो लगेगा नहीं, इसी डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, इतना आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी सेम थिंग आप निकालोगे तो कितनी आएगी बताइए, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका CV का, तो सर हमारे पास आ जाएगा सेम 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक ही पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो देख सुन, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, और तुझे अभी बताया मैंने 60 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है √3a, और यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो F लिख दो। क्या लिख दो, F। अरे भाई अभी तो बताया ना, अभी बताया मैंने, क्या लिखा है, ये लिखा है 60 डिग्री पर अगर दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है भैया। देखो ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, तो उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, क्या था देख बेटा जरा ध्यान से, रिजल्टेंट निकालना क्या होता है √3a, ओके, और a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो ये आ जाएगा। अब देख जरा, यही तेरा आंसर है, ले F की वैल्यू रख दे, कोई सी भी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्या है 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर न्यूटन, दिस इज अवर आंसर। लो आ गया आंसर भाई। तो आपको ट्रिक पता है तो आप तुरंत उड़ा दोगे। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, मान लो अगर आपके सामने ऐसी शेप आ गई, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा मैं, इस तरह की शेप आ गई, ठीक है, यहाँ रख देते हैं इसको। अब इसके वर्टिक्स यहाँ पर कॉर्नर्स पर हमने चार्ज रख दिए, यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी Q 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 चार्ज रख दिया, सही बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, और इसकी लेंथ भी L है। किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकाल दो, बड़ा आसान है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान सुनना, कैसे निकालेंगे ध्यान सुनना। इस चार्ज का इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, चलो नाम दे देता हूँ इसको A B C D, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपन, क्या वैल्यू लिखेंगे बता, क्या वैल्यू लिखेंगे, बताओ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इसका बताओ। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा 1/4πε0। देखो 1/4πε0 बार बार लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, कूलम कांस्टेंट दे दो, उसका नाम कूलम कांस्टेंट होता है, उसको हम सीधे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर, तो ये उसकी वैल्यू आ गई, सही बात है। अब ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू D, सही बात है, इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, फोर्स CD का मैग्नीट्यूड भी आप निकालोगे तो कितना आएगा, यही आएगा C डैश Q स्क्वायर L स्क्वायर, सही बात है, कोई दिक्कत। अच्छा अब ये वाला चार्ज भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका अगर आप लाइन देखोगे, तो इसका लाइन क्या है बताओ, इसका लाइन सर ये है, ये इसका लाइन है, तो ये इसी लाइन पर ही फोर्स लगाएगा, स्वाभाविक सी बात है, सही बात कह रहे हो सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, तो ये इसी लाइन पर फोर्स लगाएगा। अब जब ये इस लाइन पर फोर्स लगाएगा, तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, दोनों साइड सेम है ना, ये दोनों साइड सेम है ना, तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो √2 लिख, और L है तो एक बार L लिख दे, 2 है √2 लिख 2 लिख दे, 3 है √2 लिख 3 लिख दे, डायरेक्ट बिना सोल्व करे आप लिख सकते हो। चलो तो इसके कारण यहाँ पर फोर्स आएगा, कितना आएगा अभी लिखेंगे। अब एक चीज़ सुनो पहले, चल मैं लिख ही देता हूँ, फोर्स कितना आएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक है भाई, ओके सर इसकी वैल्यू क्या होगी बताते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू D, मतलब ऑन D, सर क्या लिख दिया यार, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये लिखेंगे ना। चलो वैल्यू होगी C डैश, दोनों के चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो Q स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, √2 L का होल स्क्वायर आ जाएगा, बोलो यस सुन लो, सही बात है। चलो अब हम एक ही पॉइंट पर कितने वेक्टर काम कर रहे हैं अपने, यस एक ही पॉइंट पर 3 वेक्टर काम कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या करो, ये दोनों, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं 90 डिग्री है,
ठीक है। तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट ठीक यहीं आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। किसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम? इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालने जाओगे ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √2a होता है। फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। देखिए, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 90 डिग्री पर √2a होता है। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है सर? यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है सर? a का काम कर रहा है फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? फोर्स लिख देंगे, ठीक है। चलो अब बताओ ज़रा, √2 तो ऐसा ही रहेगा। अब f कौन है? f मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है भैया। अरे भैया, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है। देखो ऊपर, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो कितनी है सर? c²/L²। अब सुन जरा ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से सुन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है? FR आया है। कितना आया बेटा? FR आया। अब ये FR की डायरेक्शन भी यही है ना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में होगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो भाई साहब रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा मेरे भाई। तो ये जो FR आया है वो इसी डायरेक्शन में आया है। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? FR + FCA। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो FR की वैल्यू क्या है सर? ये है। FC की वैल्यू क्या है सर? ये है। दोनों को प्लस कर देना, जो आपका आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनका ये कहना है कि दो चार्ज है, यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लगा कौन रहा है? 2 लगा रहा है, उसको ऐसे लिखेंगे। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 2 पर फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब जरा ध्यान देखेंगे कि इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो यानी कि दोनों चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा तो दूसरा चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? F = 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। तो ये माइनस का आ जाएगा। काय का आ जाएगा? माइनस का। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन बढ़िया हो सकता है? तो तुम्हें पता है 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इनकी बात ही नहीं करेंगे, फिर ये हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, डायग्राम देख के आपको चीज़ों को एनालिसिस करना था। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनका ये कहना है 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना दिया है? 5 आर एट अ डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है। एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट सेम डिस्टेंस आर। तो हमको बताना है कि मीडियम में इतना फोर्स लग रहा है एफ, तो वैक्यूम में कितना लगेगा। तो तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स इन एयर आ जाएगा, और के की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है इनने कितनी? 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और मीडियम में फोर्स का नाम था एफ, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो आपका जो फोर्स होगा वो 5F आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। सरल सवाल था, ठीक है। आइए इस सवाल की बात करते हैं। देखो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है? 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए, एक बॉल है ए एंड एक बॉल है बी, हैव चार्जेस -q। इस पर -q चार्ज है बेटा, और इस पर +3q चार्ज है रिस्पेक्टिवली। ये आपको बोला गया। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लाए। देखो जो कॉन्टैक्ट में दिखा दिए यहाँ पर, कॉन्टैक्ट में लाए, ठीक है, विथ ईच अदर एंड देन सेपरेशन बाय अ डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट में लाए, उसके बाद इनको सेपरेट भी किया। कितनी डिस्टेंस पे रख दिया? d डिस्टेंस पे रख दिया। फिर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में नेचर ऑफ फोर्स बताना है, उसका नेचर बताना है बस। वाह यार क्या बढ़िया सवाल है यार। देख इसको कॉन्टैक्ट में लाएगा, कॉन्टैक्ट में लाएगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों के साइज सेम है। दोनों के साइज सेम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है।
अलग अलग नहीं होता, इक्वली होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे कॉन्टैक्ट में लाओगे तो सबसे पहले इस पर चार्ज -q था, इस पर 3q था, इनको आप ऐड कर लोगे, तो ऐड कर लिया आपने, कितना आ गया 2q आ गया, 2q आ गया। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आफ्टर सेपरेशन, इसको टच करने के बाद दूर ले जाएगा तो सेम होगा। तो इस पर भी कितना आएगा q, इस पर भी q आएगा, और दोनों पर सेम चार्ज आ रहा है तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो इसका आंसर रिपल्सन हो जाएगा। 2019 में पूछा था भाई साहब, देख क्या बढ़िया सवाल पूछा यार। देख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दो बॉल्स हैं दोनों पर सेम चार्ज है, देखो मैंने क्यू लिख दिया मान लो, कूलम, आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ओके, इक्वल लेंथ, दोनों की इक्वल लेंथ है। व्हाट वोंट बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्ट बिटवीन द बॉल। अगर दोनों के बीच में हम एक प्लास्टिक शीट डाल देंगे जिसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, मान लो k है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुम सबको पता है दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है सर, कूलम फोर्स लगता है। दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है सर, कूलम फोर्स लगता है। तो फोर्स पर इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला अपन ने अभी आपको बताया था, ये फॉर्मूला होता है एयर में इतना और मीडियम के कारण इतना होता है। तो भैया देखो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मान लो पहले कितना था, F था, और जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट इसके बीच में आ जाएगी तो वो फोर्स के इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। कितने टाइम कम कर देती है, 1/k टाइम। तो यस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें से आंसर देना इंक्रीज डिक्रीज बोथ, तो आंसर डिक्रीज होगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको जरा समझने का प्रयास करना। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज द स्फीयर्स A एंड B, ठीक है, आर आइडेंटिकल साइज, ये भी ठीक है, ओके इतना हमने पढ़ लिया। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, अच्छा पहले तो A और B दो स्फीयर हैं, ये बना लिया, एक स्फीयर ये बना लिया, एक स्फीयर ये बना लिया, आर आइडेंटिकल साइज के हैं, ये भी हमने लिख दिया, ओके। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज, तो ये C जो है वो अनचार्ज है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, तो फर्स्ट के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, यानी कि A के कॉन्टेक्ट में लाते हैं। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, चलो जब आप इसको A के कॉन्टेक्ट में लाओगे, किसके कॉन्टेक्ट में लाओगे, A के कॉन्टेक्ट में लाओगे, किसके कॉन्टेक्ट में लाओगे, A के कॉन्टेक्ट में लाओगे। तो A के कॉन्टेक्ट में लाने पर क्या होगा भैया, A के कॉन्टेक्ट में जैसे ही लाएगा ना तो चार्ज, जैसे इस पर तो चार्ज है ही नहीं, इसका चार्ज तो सर 0 होगा, इस पर पहले से चार्ज है Q, ठीक है, Q चार्ज है, इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाए, तो जब जैसे ही हम इसको कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा हो जाता है। तो अगर इस पर Q चार्ज है तो A को भी Q/2 मिल जाएगा और C को भी क्या मिल जाएगा, Q/2 मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसको फिर सेपरेटली कर लिया होगा इन्होंने, या फिर मान लो चलो अभी इसी स्टेट में छोड़ दिया, अभी मैंने आगे स्टोरी पढ़ ली तो उससे पता चल जाएगा। क्या लिखा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, अच्छा इसी स्टेट में जब इससे टच कराया उसके बाद फिर B से भी टच कराया, तो देखो B पर कितना चार्ज है सर, Q है, और C इससे टच कराने के बाद कितना लेकर आ चुका है, Q/2 लेकर आ चुका है। तो इनका हम टच कराएंगे तो क्या होगा, टच कराएंगे तो सर Q/2 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका Q+3Q/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Q/2। अब 3Q/2 इस पूरे का टोटल हो जाएगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, आधा आधा होता है, तो 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 और आ जाएगा, ओके ठीक है, ये वाली बात हो गई। एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, फिर रिमूव फ्रॉम बोथ। तो अब देखो पहले की सिचुएशन में ऐसा था जब C को टच नहीं कराया था, C को टच कराने के बाद ये वाली सिचुएशन आ गई कि A के पास चार्ज कितना है, Q/2, और B के पास चार्ज कितना है, 3Q/4। ये बात समझ में आई, अच्छे से समझिए बात को, कि पहले अनचार्ज को इससे टच कराया था तो ये सिचुएशन थी, दोनों पर चार्ज हाफ हाफ आ गया था। अब A के पास Q चार्ज तो था ही, C से टच करने के बाद आधा उसको मिल गया, और फिर जब वो चार्ज हो गया अनचार्ज बॉडी, वो उसको हमने B से टच करा दिया, B से टच कराने के बाद फिर वहाँ पर भी चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस तरह से, ओके। उसके बाद फिर हमने इनको अलग अलग कर लिया, टच कराने के बाद अलग अलग कर लिया, तो ये वाली सिचुएशन आ गई नाउ, ठीक है, ये वाली। तो A के पास अब कितना चार्ज है, पहले कितना था Q, अब कितना है Q/2,
बी के पास पहले कितना था क्यू, अब कितना है, ये सब काम करने के बाद 3q/4 है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, तो इस समय नया फोर्स क्या होगा वो हमको निकालना है। ये तो आपने डायग्राम बना के अच्छे से ये बात चीज़ समझ ली। अच्छा, इससे पहले एक काम और करेंगे हम यहाँ पर कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे? देखो, ये ए था, ये बी था, इस पर क्यू था चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज था, दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो r है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम कांस्टेंट Q²/r², ये होता है कि नहीं होता? तो ये आपका ओल्ड फोर्स था। कौन सा फोर्स था? ओल्ड। अब आपके पास जो चार्ज आया है, इसके पास q/2 आया है और b के पास चार्ज कितना आया है? 3q/4 आया। इतना ही आया ना भाई, इतना ही आया भाई, इतना ही आया। और बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो अब आप फोर्स निकालोगे न्यू, तो न्यू फोर्स निकालोगे बेटा बहुत अच्छे से। न्यू फोर्स निकालने का तरीका हमको पता है, कूलम कांस्टेंट Q1 Q2/r²। सही है, चलो बहुत बढ़िया हो सर, आपने ये बताया हमको समझ में आया। तो ये हो जाएगा 3/8 और Q²/r²। अब देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ C'(Q²/r²) किसके बराबर है? यस, 3/8 ओल्ड फोर्स के बराबर है। तो आपका जो नया फोर्स होगा, नया फोर्स जो होगा वो ओल्ड फोर्स का कितने टाइम हो जाएगा? 3/8 टाइम होगा। बढ़िया सवाल था, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करके वीडियो को देख लेना, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये एक सवाल है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर है, आप चाहे तो उसको करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसको करना अच्छे से, एक मिनट पे बैठकर। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लॉजिक कुछ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अबव द चार्ज्ड पार्टिकल आर फ्री टू मूव, ओके, एट वन पॉइंट, हाउएवर अ थर्ड चार्ज पार्टिकल कैन बी प्लेस्ड सच दैट ऑल 3 पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब थर्ड पार्टिकल को हमने के बीच में रखा है, वो सब के सब आपस में क्या आ गए? इक्विलिब्रियम में आ गए। जहाँ थे वहीं थे, उसको रखा और फिर भी उसको रखने की वजह से भी सब इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इज दैट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्टिकल, मतलब जो थर्ड पार्टिकल है इन दोनों के लेफ्ट में रखेंगे, टू देयर और बिटवीन देम, कहाँ रखेंगे यार? बीच में रखेंगे। ये सब बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? शुड द थर्ड पार्टिकल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पार्टिकल हम कैसा लेंगे, ये भी पूछ रहे हैं। इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और बढ़िया चीज पूछिए भाई साहब, मजा आ जाएगा। चल बात करते हैं इसके बारे में, सुन जरा ध्यान से, बढ़िया सवाल है। देख, यहां पर एक चार्ज है जिस पर चार्ज है माइनस का 3q। अच्छा, दूसरा कौन सा था? -q। दूसरा आपका था -q। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से प्रेम से समझना चीज़ों को, ठीक है, प्रेम से समझना। ओके, ये चार्ज है। अब हमको तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि ये सब इक्विलिब्रियम में आ जाए? अभी कहीं नहीं जाए। तो मान लीजिए ये -3q है, ये q है, ओके, इनके बीच का मान लो कोई डिस्टेंस है, मान लो r डिस्टेंस है। r डिस्टेंस पर ये खड़े हैं। अभी इस स्टेट में ये कौन से में है? इक्विलिब्रियम में। ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, भले इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ? थर्ड चार्ज लेकर आता हूँ। तो थर्ड चार्ज मैं या तो पॉजिटिव लूँगा या फिर मैं नेगेटिव लूँगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं कैसे सोचूंगा? सुनना ध्यान से। मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मैंने कौन सा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव। अब मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ रखूँगा तो क्या होगा? सुन जरा। तो ये -3q चार्ज है, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लो वो फोर्स लगाएगा F1। कितना फोर्स लगाएगा? F1, ठीक है। ये भी माइनस का चार्ज है, तो ये भी इस पर इधर की तरह ही फोर्स लगाएगा। तो ये कितना फोर्स लगाएगा? मान लो F2। सही बात है, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इन दोनों की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, तो ये अनइक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अरे भाई, ये जहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ये इसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ मैं जहाँ रख दूंगा, +q चार्ज को मैं जहाँ रख दूंगा, तब भी सेम सिचुएशन आएगी। बोलो या सुन लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, आपने सही समझाया आपको। अच्छा, अब मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ बीच में, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ध्यान सुन, ये माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा। यस सर, अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स लगाएगा मान लो F1। ये माइनस भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, सर फोर्स लगाएगा F2।
यस। तो एक लोकेशन की इन दोनों चार्ज के बीच में कोई ऐसी होगी, मान लो वो एक्स होगी, जिस पर जाके रखने पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इधर की तरफ खींच के रख रहा है, ये इसको इधर की तरफ खींच के रख रहा है। अब ये कहीं पे भी नहीं जा रहा, ऐसे अकड़ गया भाई, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, अब कहीं पे भी नहीं जा पा रहा भाई। अब कहीं पे भी नहीं जा पा रहा तो ये इक्विलिब्रियम में तो होगा कि नहीं होगा सर, तो जहाँ रख दोगे तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आई। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई कि हमको कौन सा चार्ज लेना पड़ा, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव को नहीं? अच्छा, नेगेटिव को भी ट्राई कर ले। मान लो यहाँ पर नेगेटिव को रख देते तो नेगेटिव को रिपेल करता, वो भी इसको रिपेल करता, तो जो वैसे भी नहीं खड़े रहते, भाग जाते। यहाँ पे नेगेटिव को रख देते, सेम सिचुएशन। अगर मैं यहाँ नेगेटिव को रखता तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करता, ये इसको रिपेल करता, ये इसको रिपेल करता, ये इसको रिपेल करता, तो वैसे भी नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे सामने आया कि हमें यहाँ पर अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो हमको तीसरा वो वाला चार्ज लेना पड़ेगा जो अपोजिट है। कौन सा अपोजिट है, प्लस है, तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे। पहले पॉइंट का आंसर आ गया। और कहाँ रखेंगे उसको, बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा, बीच में। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमको कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो द थर्ड चार्ज हैज़ टू बी प्लेस्ड बिटवीन देम समवेयर। बी दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी आप उसको रख सकते हो। ये पहले पॉइंट का तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे पॉइंट में साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरा कौन सा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब हमको समझना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, सॉरी इक्विलिब्रियम कौन सा है, सॉरी स्टेबल और अनस्टेबल। इसको कैसे समझेंगे, ध्यान सुन। मैंने इसके लिए एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ तेरे को, सुनना ध्यान से। मान ले तेरे पास एक कटोरा है, एक ये कटोरा है और तेरे पास ये कटोरा है भैया। अब इस कटोरे में तू यहाँ पर एक गेंद डालेगा। अरे यहाँ नहीं डाल, मत, गेंद यहाँ डाल दी तूने, यहाँ गेंद डाल दी, ठीक है। अभी ये गेंद यहाँ पर है इक्विलिब्रियम में, एक गेंद यहाँ पर है, ये भी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्यों टच ही नहीं करा, चली रही तो वहीं खड़ी है ना भैया, तो चारों तरफ से लगने वाला फोर्स करंट तो इक्विलिब्रियम ही है ना। सुन, अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो ये ऊपर जाएगी, वापस आएगी कि नहीं, हाँ सर वापस तो आएगी। अब इसमें क्या भैया, तू इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लात मारेगा तो भाई साहब ये नीचे गिर जाएगी, ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा हुआ, स्टेबल हुआ। ये वाला जो इक्विलिब्रियम होता है ये फ्रेंड वाला इक्विलिब्रियम होता है। तुम किसी अपने अच्छे दोस्त से कुछ मांगोगे या थोड़ा सा धक्का मक्का भी कर दोगे तो वो बुरा नहीं मानेगा। ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अगर तुमने इसे गलत बोल दिया ना भाई साहब तो लात मार के निकल लेगी, कभी वापस नहीं आएगी। समझ में आई बात। तो फ्रेंड वाला प्यार होता है, ये वाला प्यार नहीं होता है, विश्वासघात होता है, इससे बच के रहिए। चलिए पढ़ाई करते हैं, ध्यान सुनना। चलो आओ, ये समझ गए होगे तुम, ये समझ गए होगे बहुत अच्छे से तुम। आ जाओ इधर आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझना, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा सर, बहुत बढ़िया सर, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसका नाम क्या रखा था, F2 रखा था। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको यहाँ से, ये इसकी एक पोजीशन थी ए से हटाकर मैंने इसको बी पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया, बी पर। तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ हो सकती है, मान लो इसको मैं कुछ नाम दे दूँ, ए नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, ए नाम देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिस्टर्ब करूँगा, क्या करूँगा, डिस्टर्ब करूँगा, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज पहले इससे इतनी दूरी पर था कि ये इस पर फोर्स लगा के इसे खींच रहा था, लेकिन ये यहीं पर खड़ा था। ये वाले चार्ज से ये भी इतनी दूरी पर था कि इसको फोर्स लगा तो रहा था, लेकिन ये तब भी यहीं खड़ा था। अब मैंने क्या किया, इसको इधर कर दिया, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम कर देगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा और इसका फोर्स घट जाएगा। सही बात है। तो अगर इसका फोर्स घट जाएगा तो ये तो भाई साहब इसी की तरफ भाग जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेबल तब होता है कि जब हम इसको डिस्टर्ब करें वो दोबारा वापस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल। अब ये इसी की तरफ चला गया तो ये स्टेबल का आएगा, अनस्टेबल हो गया। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी। बढ़िया सवाल था, कंसेप्ट क्लियर करके चला गया। ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं जो कंसेप्ट क्लियर करके जाए। चलो आओ, एक ये सवाल तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको तुम करना। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अच्छा चलो बता ही देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बता देते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। तो यहाँ पर एक इक्वल चार्ज है क्यू और यहाँ पर भी एक इक्वल, मतलब ये सेम चार्ज है क्यू। सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, तो 3 चार्जेस का हमको एक सिस्टम बनाना है, विल बी इन इक्विलिब्रियम
इफ़ Q इक्वल टू Q/4, ये सवाल कह रहा है। अब जो थर्ड चार्ज है वो Q है, हमने इनके बीच में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा? बीच में रख दिया। ओके जी। तो मैं एक बात पता होनी चाहिए कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो तीसरा चार्ज कौन सा होगा? माइनस का होगा। अभी मैंने साइन नहीं आया, लेकिन जब मैं इसको प्रूव करूँगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा। ओके, तो बीच में हमने Q रख दिया। तो दोनों चार्जेस के बीच की पहले डिस्टेंस कितनी थी सर? R। अब जो बीचों बीच रखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो बीचों बीच ही आएगा, तो ये डिस्टेंस R/2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/2 हो जाएगी। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट फोर्स, इसके कारण और इसके कारण। तो हम लिख दिए यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट A। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है इसमें, किसी भी चार्ज पर हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। हम इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं। तो मान लो इन्हें इस पर करके दिखा है, तो मैं इस पर, चलो इस भी करके प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लो हम इस चार्ज पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं, इसके कारण और उसके कारण। हम इस पर भी निकाल सकते हैं, हमें ये चीज़ लानी है। हम कैसे भी कर सकते हैं, इस चार्ज पर भी नेट फोर्स लगा के भी कोशिश करेंगे आया कि नहीं, इस चार्ज पर भी नेट फोर्स लगा के कोशिश करेंगे कि आया कि नहीं। ये हमको टेस्ट करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हमने नेट फोर्स ऑन चार्ज किस पर निकाला? यहाँ पर निकाला, जो A पॉइंट पर है। तो नेट फोर्स किसके कारण निकालेंगे? इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा, A पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो C के कारण भी लगेगा, और A पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो B के कारण भी लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि इस पर इन दोनों के कारण इतना फोर्स लग रहा है कि ये कहीं नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम में है, ये मतलब है, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमको पता है। तो बताओ क्या होता है? कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q और Q के बीच की डिस्टेंस तो R है, तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R/2 है, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। बोलो या सुन लो, तो सही बात कह रहे हो आप, ये आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया? इसको उधर ले गए, ये उधर ले गए भैया, सॉल्व कर लिया। देखो R/2 का स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा R²/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। ये Q ये मर गया, जो सेम था मर गया, तो यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर Q बचा, तो यहाँ भेज दे, देखो ये आ गया। तो मतलब अगर आप इस पर नेट फोर्स निकालने की सोचते हो या फिर इस पर निकालने की सोचोगे तो ये आप प्रूव कर सकते हो। बीच में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करके देखना कि इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स के कारण ये प्रूफ होता है, तो उससे भी आप करने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आया होगा। अब एक बढ़िया सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है, ध्यान सुनना। सुन जरा क्या सवाल कह रहा है। 2 पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 8Q एंड -2Q आर फिक्स्ड। 8Q एंड -2Q आपस में फिक्स्ड है। कितने डिस्टेंस पर सर? L डिस्टेंस पर। वेयर इन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, अब प्रोटॉन बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर हम प्रोटॉन को रखते हैं और ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स पर 0 है। इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल, ये भी हमको बताना है। चलो अब बात करते हैं। आपके पास एक चार्ज है +8Q, दूसरा क्या है? -Q। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था -3Q और Q वाले का, तो बीच में हमने क्या रखा था? +Q चार्ज बीच में रखा था। अच्छा, तो अब सुनो, अगर 2 पॉजिटिव है तो हम बीच में किसको रख देंगे? नेगेटिव को रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम कौन सा चार्ज लेंगे? तो यहाँ पर हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। अगर हम प्लस लेंगे तो उसको यहाँ रखेंगे, कहाँ पर? राइट साइड में। और अगर हम माइनस लेते हैं तो उसको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लेना। आओ, तो जहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्लस का होता है, ये बोला है उन्होंने। तो उसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में। तो हमने इस चार्ज से कुछ दूरी x पर उसको रख दिया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी सर? L थी। इससे इसकी दूरी कितनी है? x है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? L + x हो गई। सही बात है। चलो अब हम लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन प्रोटॉन इज। अब मैंने फिर से आपसे कहा है कि हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें कि पहले इस पर हम फोर्स निकालेंगे इन दोनों के कारण, चेक करेंगे, फिर हम इस पर फोर्स निकालेंगे इन दोनों के कारण, वो भी चेक करेंगे। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए जरा, मैंने लिखा है इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन प्रोटॉन। मैंने डायरेक्ट फोर्स किस पर निकाला है? प्रोटॉन पर निकाला है। तो प्रोटॉन में निकालेंगे तो इस चार्ज कारण इस पर फोर्स और इस चार्ज कारण इस पर फोर्स, तो इस चार्ज कारण इस पर फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? C डैश, अच्छा ये लिखा है C डैश 8Q, उसका चार्ज E और बीच का डिस्टेंस कितना? X।
हाँ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, सही बात है। इसके बाद इसके कारण इस पर निकालोगे तो बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये आ जाएगा कूलम कांस्टेंट, ये वाला चार्ज और ये आ जाएगा, ठीक है। इस पर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ले लिया, इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन ले लिया, तो साइन के साथ लेना है तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। इसको हम वहाँ फेंकेंगे तो ये आपका, या इसको वहाँ भेजेंगे, किसी को भेज लीजिए, एक पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव को भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये सॉल्व करना था भैया, सब सेम क्वांटिटी होंगी वो सब कट मट जाएंगी, ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये प्लस माइनस में आता है, ठीक है, पॉजिटिव टाइम साइन एंड नेगेटिव टाइम साइन, तो हमने पॉजिटिव साइन लेके इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आ रही है एक्स, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल था और यहाँ से जो डिस्टेंस एक्स पर रखा था तो ये भी कितना होना चाहिए एक्स होना चाहिए, सॉरी एल होना चाहिए, ये आया ना, वहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ पर रख देते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था। अब मैं एक बढ़िया सवाल आपको करा रहा हूँ इस क्लास का, देखिए ये वाला, एक ये वाला सवाल देखिए, एक ये सवाल बहुत अच्छा है। इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा वो भी बहुत अच्छा है, ध्यान देखना। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स, दो पतली कंडक्टिंग बॉल्स है अपने पास, ओके, ऑफ आइडेंटिकल मास, दोनों के मास कैसे हैं आइडेंटिकल, इसका मास भी m है और इसका मास भी हम मान लेते हैं m है, ओके। q, अच्छा आइडेंटिकल चार्ज q, मास m एंड आइडेंटिकल चार्ज q, ठीक है। हैविंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ l, थ्रेड की लेंथ कितनी है l, जो कि नॉन कंडक्टिंग है। एज्यूम दैट थीटा इज सो स्मॉल, ये जो थीटा है इनके बीच का वो स्मॉल है, ठीक है। टेन थीटा कैन बी रिप्लेस बाय साइन थीटा, ये इन्होंने बोला कि टेन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा से, तो अब ये चीज़ प्रूव करनी है, इसमें ये चीज़ प्रूव करनी है। x क्या है, तो x इन्होंने बताया कि ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस x है। अब तुम सोचो जरा, दोनों बॉल्स हैं, ठीक है, टाइनी बॉल्स बोला है भैया, ठीक है, टाइनी बॉल्स हैं, उन पर सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज, तो चार्जेस के बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है, ऐसे थे ना, तो रिपेल होगा तो ऐसे हो जाएगी भैया, ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे हो जाएगी तो उनके बीच में एक एंगल आएगा, यहाँ एंगल आ जाएगा भैया, एंगल, अब एंगल वो कितना स्मॉल है, छोटा एंगल तो पास में ही होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर x आने का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा होगा, इसलिए उसके बीच में डिस्टेंस आया होगा, बात समझ में आई। तो ये डिस्टेंस x आ गया भाई, डिस्टेंस कितना आ गया x आ गया भाई। चल अब तू ज़रा ध्यान सुनना, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। ये इस तरह से मैंने बनाया, ये मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये एंगल कितना है थीटा है ना, ये एंगल कितना है थीटा भाई, थीटा, अच्छा ये उसमें दिया हुआ है, ये उसमें दिया हुआ है, डायग्राम बन के आएगा इसका, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। चलो ओके, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है। अब तुम कुछ बातें ज़रा ध्यान समझोगे। बातें क्या है कि सबसे पहले तो इस पर मास के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, इस पर भी मास के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। अब ये दोनों टाइनी बॉल्स के पास चार्ज है, तो चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो लाइन पर ही लगता है, तो ये लाइन x डिस्टेंस वाली है, तो इसी लाइन पर लगेगा, तो वो इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स, इस पर इधर लग जाएगा कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक तीसरी चीज़ भी होगी कि जब ये बॉल ऐसे थी, जब ऐसे होंगी तो इनमें एक टेंशन भी होगा, टेंशन का फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है, तो टेंशन ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है, वेट नीचे काम कर रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ इसकी l है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस x है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हें डरना नहीं इस तरह के सवाल से, सबसे पहले तो तुम जितना समझ में आ रहा है उतना कारस्तानी तुम कर लो, ये कारस्तानी तुमने कर ली, उसके बाद तुम क्या करोगे बेटा, उसके बाद तुम क्या करोगे समझो, इसके कंपोनेंट बनाओ। यहाँ से अगर मैं एक लाइन प्लॉट कर दूंगा ऐसे, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना मिलेगा तेरे को, थीटा मिलेगा, सही बात है कि नहीं, थीटा मिलेगा, बढ़िया बात है। तो अब इस टेंशन के मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, जहाँ पर एंगल होता है वहाँ पर आएगा टी कॉस थीटा, और जहाँ पर कोई एंगल नहीं होता वहाँ पर क्या जाएगा टी साइन थीटा, क्या जाएगा टी साइन थीटा, सही बात है कि नहीं। चलो तो अब जरा ध्यान सुनो कि ये वाली बॉल और ये वाली बॉल x डिस्टेंस पर ही फिक्स है और x निकालना है, तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर की तरफ लगने वाला टी साइन थीटा, इधर की तरफ लगने वाला टी साइन थीटा, इधर की तरफ लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स से बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पर ये टी कॉस थीटा जो है, सर ये टी कॉस थीटा जो है वो किसके द्वारा बैलेंस कर लेगा, एम जी, क्योंकि ये बॉल ऊपर भी नहीं जा रही है नीचे भी नहीं जा रही है, ऊपर भी नहीं जा रही है नीचे भी नहीं जा रही, तो जाहिर सी बात है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं भैया। डिवाइड कर लेगा तो टी से टी मरेगा, टेन थीटा आ जाएगा। और टेन थीटा के लिए उन्होंने बोला था कि इसको अपन मान लेते हैं साइन थीटा। क्या मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, साइन थीटा। एम जी का इधर गुणा कर दो। अच्छा, ये जो एफ ई है इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इस एफ ई का फॉर्मूला क्या होगा, दो चार्ज के बीच लगने वाला कूलम कांस्टेंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बटा बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। सही बात है कि नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही हमसे। साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस x/2 है, ये डिस्टेंस आपकी l है, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया कैलकुलेशन कि साइन थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, वो आ जाएगी आपकी, देखो ये आपका ये x/2 था और ये l था, तो इसमें साइन थीटा लगा देंगे तो ये आ जाएगा x/2l आ जाएगा। और एफ ई की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी वो है, तो यहाँ पर एफ ई की वैल्यू रख जाएगी, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रख जाएगी। कैलकुलेशन वगैरह करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, करा है सॉल्व, इसको सॉल्व करके यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर जाके x3 हो जाएगा, बाकी सब ये इधर पहुँचेगा, ये इधर आ जाएगा, ये 2 से ये मरेगा तो 2 बचेगा, ये आ जाएगा। अब दोनों साइड का हम q ले लेंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ सिखा के चला गया। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है, ये बात ध्यान रखना। चलो एक और जोरदार क्वेश्चन आपके लिए कराते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सुन, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग अ मास। 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं जिनके मास आपको गिवन है, मास आपको गिवन है 10 ग्राम। ग्राम को केजी में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻² kg, ठीक है। और उनका चार्ज आपको दे रखा है Q1 Q2 Qk बराबर है भैया, तो चार्ज कितना दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम। आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है भैया, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये टेबल है, इस पर ये चार्ज पार्टिकल रखे हैं, इस पर ये चार्ज पार्टिकल रखे हैं, एक ये रखा है और तेरा एक ये रखा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, ये L है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब ये L डिस्टेंस पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। ध्यान सुनना, दोनों पर सेम चार्ज है, इस पर Q है तो इस पर Q है, तो अब ध्यान सुनो, पहले तो सेम चार्ज बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये इधर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब इससे क्या होगा, एक बात फील करना, एक बार फील करना, ये एक बॉडी है, इस पर ये रख दिया, अब ये इधर की तरफ भागना चाह रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है। तो इस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा, वो कहाँ करेगा, पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और टेबल दोनों चार्जेस के लिए सेम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा। लेकिन ये लिमिटिंग की सिचुएशन में खड़े हैं, भाग नहीं रहे हैं, मतलब इनके बीच में इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ कूलम, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ कूलम और इधर की तरफ लगने वाला क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आपस में कैसे हैं, बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। आर क्या होता है, नॉर्मल एक्शन, और हॉरिजॉन्टल केस में नॉर्मल एक्शन क्लास 11 में हमने पढ़ा है, क्या होता है, mg होता है। ये हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 का स्क्वायर अपॉन बीच में डिस्टेंस कितनी है, L स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा उधर, म्यू mg आ जाएगा। सही बात है। और इसको अपन क्या करें, इसकी वैल्यू रख लें अपन डायरेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी होती है जी, इसको एज अ कूलम कांस्टेंट लिख लेते हैं फिलहाल इजी करने के लिए। हमें तो L निकालना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, L निकालना है हमें यहाँ पर। अगर बेटा हमको L निकालना है, L निकालना है मेरे राजा, अरे यार क्या निकालना है बेटा, तेरे को L निकालना है। तो
तो एल निकालना है तो क्या करेगा, इनको नीचे लेकर आएगा, तो कूलम कांस्टेंट क्यू स्क्वायर बटा म्यू एम जी बराबर एल स्क्वायर, सही है कि नहीं। अब यहाँ से इस स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम ये करोगे कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता रहती है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बटा म्यू की वैल्यू सवाल में पहले से गिवन है 0.25 ये आ जाएगा। एम की वैल्यू 10⁻², जी की वैल्यू 10, एल निकालना है, तब इसको तुम सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर पक्का मेरे को देना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में कूलम लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छे मैंने न्यूमेरिकल करा दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास आई है तो उसमें किसी अदर टॉपिक के हम कूलम लॉ के न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, एक काम और कर देता हूँ, अपना नंबर भी दे देता हूँ 8109471083, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके प्यारा सा कमेंट दे जाना, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए जोरदार वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।